हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं पैसा, पॉलिसी और बाजार, और इस एपिसोड में हम बात करेंगे मल्टी बैगर्स की। फैक्टर्स दैट हेल्प यू आइडेंटिफाई मल्टी बैगर स्टॉक्स। यानी कि मल्टी बैगर स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो आपको मल्टीपल टाइम्स रिटर्न देते हैं, और ये 5 साल में भी आपको हेल्दी रिटर्न दे सकते हैं और लंबी अवधि में आपको मल्टीपल रिटर्न्स देंगे। आप एक एग्जाम्पल लेती हूँ इस प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले। एक स्टॉक एजीज लॉजिस्टिक्स, ये स्टॉक 1999 में 60 पैसे प्रति शेयर पे कामकाज करता था, और अब 2022 में इस स्टॉक का दाम है 260 रुपीज़। यानी कि अगर आपने 23 साल पहले इस स्टॉक में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता, तो अभी जो आपका पोर्टफोलियो में इस स्टॉक की वजह से 4 करोड़ 33 लाख रुपए का वैल्यू होता। इसे कहते हैं मल्टी बैगर। लेकिन ये मल्टी बैगर आइडेंटिफाई कैसे किया जाए स्टॉक मार्केट में, इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर अमित गुप्ता, फाउंडर फिनट्रैक के, एंड मिस्टर मिलन शर्मा, पार्टनर इंडिया डिस्कवरी फंड के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मिलन, पहले आपसे, जब हम मल्टी बैगर की बात करते हैं तो सबके कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जहाँ पे अगर आप पेशेंस रखें और लंबी अवधि तक निवेशित रहे किसी स्टॉक में, वो आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न्स देते हैं। लेकिन इनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि समटाइम्स यू लूज पेशेंस खरीद के। तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिनको देख के हमको ये पता चलता है कि ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले समय में? क्वेश्चन तो आपका बहुत अच्छा है कि मल्टी बैगर हर आदमी आइडेंटिफाई करना चाहता है मार्केट में। मतलब पॉइंट इज़ कि आप एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल मैं 20 साल से इस मार्केट में काम कर रहा हूँ। सो डेफिनेटली हमने काफ़ी पैसा बनाया मल्टी। ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं जो इसमें पैसा बहुत बनता है, बट कुछ फंडामेंटल रूल्स कॉमन है। मतलब एक रूल मल्टी बैगर आइडेंटिफाई करने के लिए आपको, जैसे आपने कहा कि पेशेंस तो है, वो तो एक वो तो स्टॉक मार्केट ही वर्चू है। मतलब जिसने कहा है कि स्टॉक मार्केट में नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट, दैट इज़ व्हाट मार्केट इज़। तो मल्टी बैगर में पहले तो आपको जब भी कोई आइडेंटिफाई करना चाहे, आपको पहले देखना पड़ेगा, सेक्टर व्यू लेना पड़ेगा कि वो सेक्टर लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ सेक्टर कौन सा है। अब एग्जाम्पल देता हूँ, मैं जब लिबरेशन हुआ था 1990 में, जब बैंक्स खुले थे, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और ये आपका टाइम्स बैंक नाम बैंक था, जो बाद में HDFC बैंक, ये सारे बैंक के गए थे, एक नई शुरुआत हो रही थी। तो बहुत क्लियर था कि भाई एक नया सेगमेंट जो पहले था ही नहीं। पहले या तो फॉरेन बैंक थे या सरकारी बैंक थे, ये बैंक नहीं थे उसके अंदर। तो जिसने, जो आज से 20 साल पहले जिसने व्यू लिया होता कि बस ये आज जो स्टॉक्स हैं, ये जो सेक्टर है, बिकॉज इतनी इनएफिशिएंसी थी प्राइवेट सेक्टर के अंदर, और फॉरेन बैंक के अपनी अलग चैलेंजेस है, बिकॉज उनके RBI उनको इतना परमिट नहीं करता था। तो एक बहुत बड़ा स्पेस था जहाँ क्लाइंट पे करना चाहता था, जहाँ जो रिक्वायरमेंट थी, जहाँ ATM की नीड थी, सब कुछ था। मतलब एक बहुत बहुत क्लियर कट पाथ अवेलेबल था। तो उसमें अगर जो आपने किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में उस समय इन्वेस्ट किया होता, बीट HDFC बैंक, किसी के अंदर भी इन्वेस्ट किया होता, तो आपका मल्टी बैगर रिटर्न जाकर बात पूरी होती। तो और कोई बहुत बड़ा काम नहीं था उस समय ढूंढना। आपको ये था कि एक सेक्टर था जिसके अंदर आपको अगले 20 साल तक नज़र आ रहा था कि ये बहुत ही कंट्रोल सेक्टर है, जिसमें एक बहुत बड़ा एपेटाइट है ग्रो करने का, और पीपल वर विलिंग टू होता, क्योंकि कोई सर्विसेज नहीं थी, बिकॉज सरकारी बैंकों के अंदर वो चीज़ थी ही नहीं जिस तरह। तो जब जैसे ये बैंक आना शुरू हुआ, तो ये इनिशियली 1-2 साल के अंदर ही समझ में आ गया था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रो करेंगे जाने के लिए। फिर दैन दी एंटायर थिंग ऑफ ATM शुरू हुआ, ATMs का है, अलग अलग प्रोडक्ट देने शुरू किए। कुछ ऐसे ही सिमिलर, जैसे फॉर एग्जाम्पल फिर कार लोन वगैरह ICICI बैंक लॉन्च करे, जब पहले सिटी बैंक करता था, HSBC करता था। तो ये सारे, तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि जो सेक्टर बहुत ही लंबा आपको लग रहा है, आप व्यू ले पाएंगे सेक्टर के ऊपर, आप बड़े क्लियर हो कि यार ये तो चलेगा, तो पहले तो कंडीशन वही है। कोई भी मल्टी बैगर आपको बिना सेक्टर आइडेंटिफाई करे नहीं मिल सकता। आपकी बात में, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया एजिस लॉजिस्टिक का, इवन एजिस लॉजिस्टिक के अंदर उसका क्यों और क्या रीज़न है भाई? आज पिछले 20 साल में इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हुआ है, इतने ई-कॉमर्स कंपनीज आ गई हैं। तो जितनी भी लॉजिस्टिक कंपनीज हैं, जो आज से आप सोचें 20 साल पहले क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था, क्या लॉजिस्टिक कंपनी कर सकती थी? कुछ नहीं था उसमें, ना कोई एफिशिएंसी थी। तो आज की तारीख में तो आपका एग्जाम्पल उससे होता है कि जिसने लॉजिस्टिक के ऊपर कॉल लिया होता 20 साल पहले, जैसे मैंने बैंक का एग्जाम्पल दिया, तो होता। तो आपको अगर जो आइडेंटिफाई करना है, तो मैं फिर कहूँगा कि पहले आपको एक लॉन्ग टर्म आपको सेक्टर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस सेक्टर के अंदर जो है अगले 15-20 साल आपको नज़र आता है। बिकॉज देखिए, कोई भी आप सोच रहे हैं कि 10,000 टाइम्स हो जाएगा या 5,000 गुना या 2,000 टाइम्स, 1,000 टाइम्स, ये एक लॉन्ग टर्म में ही होगा। ये ऑब्वियसली 3-4 महीने के अंदर कभी नहीं होगा, ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन आएंगे उसके अंदर। तो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है आइडेंटिफाई करने का, वो ये है कि सेक्टर पिकअप होना चाहिए। देन कम्स कि उसका मैनेजमेंट,
जैसा एग्जाम्पल अगेन आपको बैंक वाला एग्जाम्पल दूंगा, HDFC बैंक शुरू से ही नोन था अपने अपने मैनेजमेंट के लिए, दीपक पाल गवर्नेंस के लिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, फेयर प्रैक्टिस के लिए। तो आपको दूसरा टिक लग गया, सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जाएगी बिकॉज कॉर्पोरेट गवर्नेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है उन लोगों की, तो आपको दोनों टिक लगेगा। तो आपका आप मान के चलो 70% आपने वो अपना आइडेंटिफाई कर लिया, रेस्ट 30% डिपेंड करते हैं गोइंग फॉरवर्ड क्या पॉलिसी होंगी बीच में और उस रास्ते में क्या होता है, दैट इज़ व्हाट वी हैव सीन। तो आप अगर जो मोटा मोटा आपने आइडेंटिफाई कर लिया, लॉन्ग टर्म सेक्टर आपने आइडेंटिफाई कर लिया और आपने देख लिया कि वो मैनेजमेंट उस सेक्टर के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको एनकैश करने के लिए कैपेबल है, तो योर गेम इज़ डन। तो आपको ढूंढना पड़ेगा। आप एक और एग्जाम्पल देता हूँ, अभी जैसे जल से नल तक जो गवर्नमेंट ने स्कीम शुरू करी है, तो आप देखो प्रिंस पाइप नाम से कंपनी है या और पाइप्स की बहुत सारी कंपनी है, दे हैव गॉन ऑलमोस्ट 10 टाइम्स 12 टाइम्स लास्ट 1.5। क्यों? बिकॉज इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो उनका टर्नओवर 10 करोड़ था वो 10 करोड़ से 1000 करोड़ भी हो जाएगा बिकॉज गवर्नमेंट के ऑर्डर्स इतने हैं। तो आपने अगर आइडेंटिफाई कर लिया कि नल से जल तक गवर्नमेंट की स्कीम है, प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट है, तो जो भी उसके बेनिफिशियरी है, जो पाइप बना रहा है वो तो बेनिफिशियरी होगा उसका। तो आपको फिर टिक हो गया, फिर आपको आइडेंटिफाई करना है उसका मैनेजमेंट ठीक है, आपने दोनों चीज़ अगर जो आइडेंटिफाई करे तो आपको मिलेगा मल्टीबैगर। तो आपको मैं जितना कॉम्प्लेक्स लगता है इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं जाने के लिए, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ रूल्स लगते हैं आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। आज भी बहुत से सेक्टर ऐसे हैं, एक टाइम पर इंश्योरेंस था और गोइंग फॉरवर्ड आपको लगेगा। देन इट डिपेंड्स अपॉन होमवर्क, आप कितना मेहनत कर पाते हैं, क्या करते हैं, आपको निकालना पड़ेगा, मतलब ऑब्वियसली कुछ थोड़ा एफर्ट तो करना पड़ेगा। यस। आपके पोर्टफोलियो में मिक्स क्या होता है? कभी ऐसे आपकी, बिकॉज यू हैव बीन इन दिस लाइन फॉर सो लॉन्ग, ऐसा कभी हुए हैं कि मल्टी बैगर्स आपने भी क्रिएट किए हुए हैं और आपको लगता है कि बेस्ट मल्टी बैगर आपने कौन सा क्रिएट किया है अभी तक? राइट, सो आई थिंक मल्टी बैगर प्लान करके क्रिएट नहीं हो सकता। अल्टीमेटली यू हैव टू आइडेंटिफाई अ गुड बिजनेस। वो बिजनेस अच्छा हो, उसमें बिजनेस में टेलविंड्स हो, जैसे मिलन जी ने आपने सेक्टर आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद उसमें एक मैनेजमेंट ऐसा हो कि कॉम्पिटेंस हो और ग्रोथ चाहता हो। काफ़ी सारे मैनेजमेंट होते हैं जो बहुत स्लो हो जाते हैं या चैलेंजेस, हाँ कंजर्वेटिव हो जाते हैं, चैलेंजेस में वो उतना ग्रोथ प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो फॉर एग्जांपल हमने बजाज फाइनेंस इन्वेस्ट किया था, दैट हैज़ बीन अ मल्टी बैगर फॉर अस, और उस पर काफ़ी बार उतार चढ़ाव आए हैं, काफ़ी बार वो 50% का करेक्शन भी आया है उसमें, लेकिन उसके बावजूद भी इट हैज़ गिवन स्टुपेंडस रिटर्न्स ओवर लास्ट 1 decade, 10 years or 12 years. सो आई थिंक काफ़ी लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, आई थिंक वो होना ही चाहिए, पर उसके अलावा वो कॉम्पिटेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दैट विल टेक इट फ्रॉम अ नॉर्मल कंपाउंडर टू एक्चुअली अ मल्टी बैगर। विवेक भी मेरे साथ में है। विवेक इज ऑल्सो नोन फॉर हिज मल्टी बैगर्स। आई मीन ही कीप्स ऑन फाइंडिंग मल्टी बैगर्स फॉर अस। विवेक प्लीज। मिलन सर, एक मल्टी बैगर चुनते समय हम जनरली बात करते हैं कि 20 साल रखना चाहिए, 15 साल रखना चाहिए, लेकिन जब 5 साल बाद मान लीजिए आपने 100 रुपये लगाए थे और आपका शेयर 1000 रुपीज़ का हो जाता है, तो उस ग्रीड को किस तरह से रोका जाता है? स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट ग्रीड। स्टॉक मार्केट में पैसा ग्रीड से ही बनता है और पैसा उसी से लूज होता है, दैट इज़ वेरी राइट। बट जैसे मैंने कहा, आप अगर जो लॉन्ग टर्म पेशेंट इन्वेस्टर हैं, आपको नज़र आ रहा है कि सेक्टर के अंदर ग्रोथ है, स्टार्ट हुआ है, आपको जर्नी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बजाज फाइनेंस एग्जाम्पल दिया, अभी एक नया सेगमेंट बजाज फाइनेंस जो पकड़ा था, सेगमेंट पकड़ा था टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए। कैसे पहले, उससे पहले भी ऐसा नहीं कि बजाज फाइनेंस पहले लोगों ने ट्राई नहीं करा, कंज्यूमर फाइनेंस में ट्राई भी करा, एनपीए भी हुए, बंद भी हो गई। ओनिडा फाइनेंस था, चेन ऑफ सीआरबी था, बहुत सी एनबीएफसी थी जिन्होंने ट्राई किया कंज्यूमर फाइनेंस। मार्केट मैच्योर नहीं था उस समय। जब बजाज फाइनेंस आया अपने जो है, उस समय तक मार्केट एक मैच्योरिटी ला चुका था, सिविल स्कोर वगैरह काम हो चुके थे, उनिकरा वगैरह आपको इंडिविजुअल रेटिंग था काम कर रही है, बिकॉज उसकी लर्निंग से बजाज ने बहुत सीखा। तो बजाज फाइनेंस को जो मल्टीबैगर बनाया, उस एग्जैक्ट पॉइंट ने बनाया कि जहाँ से उसने वो काम करना शुरू किया जब लोगों की गलती से उसने सीखा। मतलब जो पहले वो लोग ऑलरेडी गलत, ऐसा नहीं है कि बजाज फाइनेंस अगर उससे 10 साल पहले आया होता बजाज फाइनेंस, तो वो भी शायद बंद हो गया होता। बट जिसमें बजाज फाइनेंस आया था, उसमें मार्केट में लर्निंग्स अवेलेबल थी, सिविल स्कोर्स अवेलेबल थे, इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग के अंदर लोगों को समझ में आ चुका था कि डिफ़ॉल्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और एक कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा था इंडिया के अंदर। सबसे बड़ी बात थी कंज्यूमर, लोगों को समझ में आ रहा था कि मैं आज कुछ एसी मुझे खरीदना है, तो मुझे 4 साल पैसा जोड़ना नहीं है, मैं आज भी जाके उसको बाय कर सकता हूँ। तो इस थॉट को जो पूरे कंट्री के अंदर थॉट चेंज हो रहा था, मतलब आप सेक्टर के हैं पूरे कंट्री डेमोग्राफिक चेंज हो रहा था उसको, तो उसका बेनिफिट लिया। तो आप अगर जो आपको दिखाई दे रहा है कि तो शुरुआत है, तो आप अपनी ग्रेड को कंट्रोल करेंगे। आपको लग रहा है कि ये हर साल ग्रो कर रही है कंपनी, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर का 50% ग्रोथ है या ईयर ऑन ईयर 100% ग्रोथ दे रही है, सो देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? पहले वो प्लेटियो आउट करेगी, उसके बाद ही कुछ होगा ना। आप एक और एग्जाम्पल देता हूँ, फेसबुक का स्टॉक अभी इंटरनेशनल मार्केट्स में 30% करेक्ट हो गया था एक दिन के अंदर, जब उसने रिजल्ट आउट किए थे। उसका रीज़न क्या था? एक जरा सी कमेंट्री में मैनेजमेंट ने कहा था कि द काइंड ऑफ ग्रोथ विच हैव सीन
इट वी फील कि वो कंटिन्यू कर पाएंगे। उसका एक ही स्टेटमेंट था एंड द स्टॉक क्रैश बाय 30%, एक जरा सी बात से। तो क्या हुआ था उससे, यही था कि फेसबुक के तो मल्टी बैगर, जिसने फेसबुक पैसा लगाया, पैसा बनाया उसने, बट नाउ कमिंग बैक टू यू। तो वो एक हिंट था उस बात पर, जब उसने कहा कि वो ग्रोथ नहीं होगी, तो आई थिंक दैट इज़ द टाइम आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जब आपको लगने लगे कि यहाँ पर अच्छा आता है, तो उससे पहले कोई ज़रूरत नहीं। जब कुछ चीज़ ग्रो कर रही है तो उसमें ग्रीड उसकी बात ही नहीं है। आप पेशेंटली बैठो ना, कोई चीज़ चल रही है, आपको दिखाई दे रहा है, मार्केट कोई हेडविंड्स नहीं है, कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन, तो जस्ट गो विद द फ्लो। आप उसको वेट करो, उसको आज वो 1000 गुना हुआ है तो कल को 2000 गुना भी होगा, अगर तो जाएगा आने वाली। बट जहाँ आपको लगे कि थोड़ा मार्केट के अंदर सैचुरेशन टाइप या कुछ भी मैनेजमेंट की कमेंट्री के अंदर, आपको हर कंपनी अपनी कमेंट्री जरूर देती है। एक तो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, एक मैनेजमेंट खुद भी जो कंपनी चला रहा है हमेशा क्वार्टरली कमेंट्री देता है, वो भले इंटरनेशनल मार्केट्स हो, इंडियन मार्केट्स हो। तो आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए वो कि यार मैनेजमेंट क्या सोचता है। नॉर्मली बहुत ही कम ऐसा होगा कि मैनेजमेंट जो है ऐसी गलत बात बोले, भले ही एचसीएल टेक्नोलॉजी हो या इन्फोसिस हो, इनकी जो गाइडेंस आती है, क्यों लोग एंडलेस लोग क्यों इतना ट्रैक करते हैं गाइडेंस को, बिकॉज वो एक कोशिश करते हैं कि जो भी उनको नज़र आ रहा होता है फैक्टर को देखने के बाद सिग्नल हो, उसको डिस्काउंट करते हुए एक आपको गाइडेंस देते हैं वो। तो अगर जो गाइडेंस पॉजिटिव चल रही है, कंटिन्यू चल रहा है आपके हिसाब से, तो आपको रुकना चाहिए, आप ग्रीड को कंट्रोल करना चाहिए। बट अगर जो एक लेवल तक आपको आ चुका है तो देन आप ग्रेड की बात है, पेटीएम से नहीं निकला अगर जो कोई आप जो बात आपने, तो आपने क्या हुआ, यस बैंक दैट इज वो तो हम देख ही रहे हैं। अमित जी, जैसे आपने बताया था कि बजाज फाइनेंस आपने पिक किया, अब बहुत सारे क्वार्टर्स में ऐसा भी देखने को रहा होगा कि मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आपके मन में थोड़ी सी आशंकाएं आई होंगी कि नहीं, अब लगता है कि इससे एग्जिट कर लेना चाहिए। क्या ये भी फेस आता है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर से हम लोग मिलते हैं जो लोग मल्टी बैगर आइडियाज़ लेकर रखते हैं, लेकिन बीच में उनका कहीं ना कहीं इस तरह का डिसरप्शन आता है और वो वहाँ से अलग हो जाते हैं। तो आपके दिमाग में भी ऐसा कुछ आया? नहीं, एक्चुअली वो क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट है कि वो कंपनी रिस्क को कैसे मैनेज कर रही है। अगर वो रिस्क एक कंटेन्ड फॉर्म में है तो आई थिंक कंपनी में इन्वेस्टेड हमें रहना चाहिए, क्योंकि हर मल्टी बैगर की जर्नी, पूरी जर्नी में एक हमेशा कुछ पीरियड ऐसा होता है 4 साल 5 साल 8 साल का, जहाँ पर वो कोई रिटर्न नहीं देता है। तो बहुत एग्जांपल्स हुए हैं। अगर आप HUL उठाएं तो 2003 से 2008 तक कोई रिटर्न नहीं थी। रिलायंस में 2008 से 2016 तक, जब तक जियो था, कोई रिटर्न नहीं थी। इवन बजाज फाइनेंस में भी काफ़ी पीरियड ऐसे आए हैं जहाँ पे बहुत करेक्शन बहुत सिवियर हुई हैं। तो आई थिंक उस पॉइंट पे ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट जो उसको कैसे परसीव कर रहा है और एक्चुअल बिजनेस कैसे कंपाउंड कर रहा है, या एक्चुअल बिजनेस कैसे चेंज आ रहा है। अगर वहाँ पे मेजर रिस्क आ गए हैं देन एक एग्जिट लेना बनता है। लेकिन अगर वो रिस्क कंटेनेबल हैं और वो रिस्क इस तरह से कि उनको मिटिगेट करके हम कम करके बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, देन आई थिंक वो इन्वेस्टमेंट में बने रहना चाहिए, तभी वो एक मल्टीबैगर की फॉर्म में आ सकता है। मिलन, एग्जिट बहुत ज़रूरी है। मल्टी बैगर जिस स्टॉक में आप एंट्री मारते हैं और आप उसको होल्ड करते हैं और वो मल्टीपल टाइम्स आपको रिटर्न्स दे रहा है, तो एग्जिट कैसे डिसाइड करनी चाहिए? जैसे मैंने आपको बताया अभी, एग्जिट का जो बेस्ट तरीका लगता है वो मैनेजमेंट कमेंट्री या मार्केट को देख के आपको समझना पड़ेगा कि क्या मार्केट वो सैचुरेट हो चुका है, उस लेवल तक आ चुका है। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का मान लीजिए 90% शेयर हो चुका है ऑलरेडी, तो आपको बताया कि और मार्केट ग्रो नहीं कर रहा, तो क्या करेंगे? इट्स अंडरस्टैंडेबल। एक जब कंपनी ने शुरू किया था उस टाइम पूरा 100% अवेलेबल था उसके पास कैप्चर करने के लिए। आज उसके पास 10% है, मार्केट ग्रो नहीं कर रहा, मार्केट 2% ग्रो कर रहा है और वो ऑलरेडी 90% है और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। सो पॉइंट टू एग्जिट आपको निकलना, आपको वो रिटर्न नहीं मिलेंगे। मल्टी बैगर रिटर्न आपको जब भी मिलेंगे जब उसमें कोई प्लेयर नहीं होगा, वो उस अपॉर्चुनिटी को एनकैच कर रहा होगा। जैसे आपको फिर बता रहा हूँ कि सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ये 3 ही बैंक 4 बैंक थे, इंस्टीट्यूशन सेटअप था, कैपिटल अच्छा था इनके पास और अपॉर्चुनिटी थी। बिकॉज सारे एक तरफ सारे PSU बैंक्स होते हैं, वो अपनी इनएफिशिएंट सफ़र कर रहे थे, ना उनके प्रोडक्ट थे ना कुछ था, इनके एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी तो उनको एनगेज किया। पर आज आप मुझे बोलें क्या एक्सिस बैंक है वो रिटर्न देता, नहीं देगा एक्सिस बैंक। मैंने खुद एक्सिस बैंक में पहले काम किया आज से 20 साल पहले, मेरे को शेयर्स मिले हुए 17 रुपये के रेट से मिले थे। जो पहली बार हमारे को स्टॉक ऑप्शन दिए गए थे कंपनी ने, वो 16 रुपये के रेट से दिए गए थे। मैंने खुद भी 30 पे एग्जिट कर दिया एक जमाने में, कुछ शेयर अपने बेच दिए थे डबल होके। वो तीसरे वाला शेयर आज वो तो 5 वाला 2 रुपये वाला शेयर है अभी, तो अभी 3000 रुपये भाव है उसका, तो 15 रुपये का आपका 3000 रुपये का रेट हो चुका है। बट क्या अभी 3000 वाला शेयर वो आपको 30 हो जाएगा? 3 लाख रुपये का नहीं होगा वो, बिकॉज मार्केट में कॉम्पिटिशन आ चुका है। वो एक्सिस बैंक अलग टाइम था जिसमें ये लोग शुरू किया था। तो कमिंग बैक टू आपको एग्जिट ऐसे डिसाइड करना पड़ता है कि अब मार्केट में क्या हो रहा है। जिस समय मैं इन्वेस्टमेंट शुरू किया था उस समय क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी थी और अब क्या है। अगर जो 1 साल से 2 साल से लगातार अगर जो एक प्लेटू आउट हो चुका है, मतलब वो ग्रोथ नहीं आ रही है, तो आपको लगता है कि कहीं और ढूंढना, प्रॉफिट बुक करके आप किसी और में जाइए। देखिए हमेशा सारे सेक्टर एक साथ नहीं चलेंगे।
हर जगह सब जगह अपॉर्चुनिटी नहीं रहेंगी, कभी कहीं, कभी इंश्योरेंस में होगी, कभी बैंकिंग में, कभी मेटल्स में, कभी किसी में आपको मिलेगा तो आपको ये बहुत हमेशा स्टॉक मार्केट में तो आपको 2 कान बहुत कम है, उसके लिए आपको बहुत सारे कान चाहिए, बहुत आँखें, आपको हर समय अपने उसमें रखनी चाहिए कि कहाँ अपॉर्चुनिटी है, शुड स्मेल दैट अपॉर्चुनिटी। तो वो आपको एग्जिट करने के लिए यही देखना पड़ेगा। अगर जो ग्रोथ में आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट में वो बात नहीं रही जो पहले थी, तो आप एग्जिट करके दूसरा ढूंढिए आपको। अमित, ऐसे में क्या करना चाहिए जब आपका व्हेन यू बेट ऑन ए स्टॉक, एक स्टॉक जो आपको लगता है कि मल्टी बैगर होगा आने वाले 10 साल में, लेकिन आपका बेट बीच में खराब हो जाता है, लाइक द स्टोरी ऑफ DHFL, INFS, ऐसी कंपनियां थी जो बड़े अच्छे रिटर्न्स दे रही थी अपने इन्वेस्टर्स को, लेकिन बीच में ही फियास्को हो गया, स्कैम हो गया, एंड यू आर ऑन ग्राउंड देन। ऐसे में व्हाट इज द स्टेप्स, व्हाट एक इन्वेस्टर को किस सोच के साथ स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? वो इशू ये नहीं है कि आपने इन्वेस्ट कर दिया मल्टीपैकर, हो सकता है वो मल्टीपैकर बन भी जाए, लेकिन DHFL ऑलमोस्ट 10x हो गया था। बट अगर आप उसकी बैलेंस शीट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कॉन्स्टेंटली स्टडी करते तो उसमें रेड फ्लैग्स 3 साल पहले भी थे, क्रैश होने से पहले भी थे। तो वो रेड फ्लैग्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी आप मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं या वो उस पर्टिकुलर बिजनेस को एनालाइज कर रहे हैं। अगर आप वो खुद नहीं कर सकते तो मे बी एक एडवाइज़र आपको हायर करना पड़ेगा जिससे जो आपको वो देख पाए। तो लाइक फॉर एग्जांपल हमने काफ़ी पहले वो आइडेंटिफाई कर दिया था, तो हमने DHFL एक्चुअली टच ही नहीं किया था ओवर द पीरियड। जब वो 200 से 600 भी हो गया तो हमने टच नहीं किया था उस स्टॉक को। तो आई थिंक वो एक पॉइंट है कि आप कितनी इन डेप्थ में बिजनेस को समझते हैं, और अगर आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं तो फिर वो आपको उससे दूर रहना पड़ेगा, चाहे मार्केट में वो मल्टीपैकर रिटर्न भी हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि आपने इन्वेस्ट कर दिया और रेड फ्लैग्स उसके बाद आए, तो उस केस में भी यू हैव टू टेक द टफ कॉल कि इसमें रेड फ्लैग्स आ गए हैं और ये लगता है कि ये डैमेज कर देंगे स्टॉक प्राइस को, तो देन यू हैव टू टेक एन एग्जिट। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन और देयर इज़ नो अदर वे टू डू इट। मिलन सर, जब भी हम पुराने इन्वेस्टर से बात करते हैं, उनके पोर्टफोलियोज़ को देखते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं जिन्होंने कभी अपने पोर्टफोलियोज़ को हाथ नहीं लगाया, केवल स्टॉक बाय किए थे। लेकिन जब हम उनके DP में जाकर देखते हैं तो उनके 90% स्टॉक्स जो होते हैं वो जंक कैटेगरी के ही होते हैं, राइट। तो अब उनकी भी लॉन्ग टर्म स्टोरी थी। पूरा इंडिया अगर 90 से या किसी ने 1990 में इन्वेस्ट किया या 2000 में इन्वेस्ट किया, तो सारी स्टोरीज ही बहुत अच्छे से चल चुकी हैं, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, टेक्सटाइल। लेकिन बहुत सारे 90% शेयर उनमें से जंक हो जाते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए क्या आप सोचते हैं? नहीं, जो आपने कहा 90% जंक हो जाते हैं, आप ये देखना, मैंने वो पहले जो अभी डिस्कशन में शुरू में बताया कि आपको पहले सेक्टर देखना पड़ेगा, दूसरा इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। L&T जंक नहीं हुआ। आज से 20 साल पहले मुझे आप बात करते हैं, मैं इंडिया में L&T की बात करता, मैं इन्वेस्ट L&T के अंदर करता। भाई कहीं ना कहीं लैंड ड्रॉ कर रही है, आपको करनी पड़ेगी। इंफ्रा के नाम पे अगर जो कोई छोटी कंपनी है जो हर तरह के गलत प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है बनाने के लिए, ऐसी बहुत कंपनी जीरो हो गई, कंपनी जीरो हो जाएंगी। तो अगर जो आपको पोर्टफोलियो को रिव्यू नहीं करेंगे, मतलब खाली ये नहीं है कि मतलब जैसे मैंने आपको कहा सेक्टर चलेगा पहले देखना है, देन आपको कंपनी देखनी है काम करते हुए। फिर अगर जो आप थोड़ा और समझना चाहें फंडामेंटली, एग्जाम्पल कुछ रेशोज़ हैं, आप रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कीजिए या रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात कीजिए। अगर जो कोई कंपनी है, ITC है, उसका ROE जो है 45% प्लस है, यानी ईयर ऑन ईयर ROE 45% मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। वो इसलिए कैश का हाउस, इसीलिए हर एक डिफेंस जाने के लिए, इसीलिए मल्टीबैगर बना भी, जो आज के तरह में नहीं है, पर ओवर पीरियड में मल्टीबैगर बना। तो कमिंग बैक टू इट कि आप जो इंफ्रा की बात कर रहे हैं कि 90% जंक स्टॉक्स हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा मैं बिल्कुल भी इस बात से एग्री करूँगा। आपने अगर जो स्टडी करके कंपनी को लिया है, इट इज़ बहुत उल्टा हो सकता है कि 10% जंक हो जाए, 90% आपके परफॉर्म करेंगे, बट इट विल नॉट बी कि आपके 90% DP में 90% वही जंक होंगे जहाँ बिना सोचे समझे किसी की एडवाइस पर या किसी का पेनी स्टॉक के अंदर आपने इन्वेस्ट करा होगा, तभी ये सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। बिकॉज अगर जो सारे सेक्टर्स ग्रो कर रहे हो और आपने अच्छी कंपनी पकड़ी हुई है, तो आपको स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएट करिए। बिकॉज आप वैसे भी स्टडी करेंगे इंटरनेशनली, तो जो एज एन एसेट क्लास स्टॉक मार्केट हैज़ गिवन बेटर रिजल्ट दैन ऑल ऑफ दी एसेट क्लास टुगेदर। लाइक भले आप उसमें रियल एस्टेट लगता है कि 20 गुना हो गया काम करते, इवन US, दिस इज वर्ल्ड वाइड स्टडी, जो रिटर्न स्टॉक्स ने वेल्थ जनरेट किए है वो किसी और एसेट क्लास ने जनरेट नहीं करा होगा। तो ये बात आपकी 10 वो ये नहीं उसमें वैलिड होगी, बिकॉज वो उसमें कुछ ना कुछ फंडामेंटल कुछ में है। अगर जो 90% किसी का पोर्टफोलियो काम नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसमें कुछ है। अमित सर, हम कहते हैं कि हमें एक कंपनी में 15 या 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए और उसमें अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए, जैसा कि अभी हम डिस्कशन भी कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे तो मैनेजमेंट भी एग्जिट कर लेते हैं अपनी ही कंपनी से। लाइक आप इन्फोसिस का एग्जांपल ले लीजिए, जिसको कि बहुत बड़ा मल्टीबैगर कहा जाता है। उसमें मैनेजमेंट की होल्डिंग देखिए बहुत कम होती जा रही है। तो यानी कि मैनेजमेंट को खुद कॉन्फिडेंस शायद नहीं रहा होगा कि एक पॉइंट पर आकर कि उनको एग्जिट कर लेना चाहिए। तो फिर ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करे?
सो इसमें दो चीज़ें देखने वाली हैं। एक तो ये है कि क्या मैनेजमेंट ट्रांसफ़र एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट पे हो रहा है। जैसे आपने इन्फोसिस का एग्जांपल लिया या इवन टीसीएस में भी, इनमें प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है और क्लोज टू 50% है, लेकिन इस पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो है वो रन कर रहे हैं बिजनेसेस को, और वो जो रन कर रहे हैं उसमें हमें कोई रेड फ्लैग नहीं दिखाई दे रहा, तो हमें एक्चुअली उसमें वो बने रहना चाहिए। लेकिन दूसरा ये होता है कि जो प्रमोटर्स हैं वो एक लिमिट तक कंट्रोल रखना चाहते हैं। लेट से 74% का होता है तो 74% तक रखना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से वो स्किन इन द गेम है माना जाएगा, और उस केस में हम उसको रेड फ्लैग नहीं ले सकते। ऑब्वियसली कई बारी कैपिटल रेज करने के लिए कंपनीज़ को स्टेक बेचना पड़ता है, तो वो उस कैपिटल को कैसे यूज़ कर रहा है, क्या कैपिटल मिस एलोकेशन कोई नहीं हो रही, वो कैपिटल एक्चुअली वापस बिजनेस में ही लग रही है, बिजनेस को इम्प्रूव करने में, ग्रोथ वापस लाने में। सो ये वाली सारी चीज़ें हमें इवैल्यूएट करनी पड़ती हैं। सो मतलब वो आई वुड मतलब नॉट कैटेगराइज इट कि वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है या प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा है। वो एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसे है मैनेजमेंट का, और वो मैनेजमेंट उसको ग्रोथ कैसे प्रोवाइड कर रहा है, वो ज़्यादा बहुत सारे एग्जांपल्स है। लाइक आईटीसी में प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, एलएनटी में प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, इन्फोसिस में नहीं है, आईसीआईसीआई बैंक में नहीं है। अब इतने सारे कंपनीज, इतने सारे टॉप परफॉर्मिंग बैंक्स, और उनमें प्रमोटर नहीं है। मतलब प्रमोटर्स कोई, यानी कि विजिबिलिटी तो प्रमोटर की भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई थी, या इतनी उनको फंड की ज़रूरत आ गई थी कि वो निकल गए। आपको पहले समझना पड़ेगा आईसीआईसीआई बैंक जब बना था तो उसका सेटअप क्या था, एक्सिस बैंक का सेटअप क्या था। आईसीआईसीआई बैंक एक आईसीआईसीआई लिमिटेड एक जो है डेवलपमेंट बैंक था, जिसको गवर्नमेंट ने एक और ईयरमार्क करके, तो उसका प्रमोटर कभी इंडिविजुअल नहीं था। जो आपका क्वेश्चन है वो रेलेवेंट है इंडिविजुअल केस के अंदर। एग्जाम्पल दूँगा आपको सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ का। सिंटेक्स इंडस्ट्री के अंदर एफआईआई से रिटेल था और प्रमोटर होल्डिंग जो 18% आ चुकी थी। तो दैट वाज द रेड फ्लैग। आपको सुनिए कि जब वो एग्जिट कर रहा था, वो क्यों एग्जिट कर रहा है काम करते, राइट। तो सिंटेक्स इंडस्ट्री हुआ या आप जो छोटी कंपनीज होती हैं जिनके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग कम होती है, वहाँ पर जैसा बिल्कुल अमित ठीक कहा कि आपको देखना पड़ेगा, अगर जो प्रमोटर होल्डिंग कम है हो रही है तो बिल्कुल रेड फ्लैग है वो। अगर जो आपकी इतनी अच्छी कंपनी कर रहे हो, आप इंडिविजुअल आदमी है या आपकी फैमिली रन बिजनेस है, तो आपको बिल्कुल सचेत होना चाहिए। जहाँ पे इंस्टीट्यूशन सेटअप है, जैसा अमित ने कहा कि जो है वहाँ आपको रेड फ्लैग नहीं है, वो इट्स अ गुड थिंग कि वहाँ पर मतलब इतना स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट आ रहा है। बिल्कुल उल्टा है वो, उसका इंटरप्रिटेशन उल्टा है। आपको देखने में एक ही चीज़ है, होल्डिंग कम हो रही है, पर आपको देखना पड़ेगा प्रमोटर कौन है, क्या वो इंडिविजुअल है या एक फैमिली है। अगर जो इंडिविजुअल और फैमिली है तो डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि कोई रीज़न, क्या रीज़न है, वो क्यों बेच रहा है, ये तो पहला क्वेश्चन आएगा। और ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, आपको देखना चाहिए काम कि प्रमोटर का स्किन गेम कितना है। पर आप जितने भी एग्जाम्पल दिए, एलएनटी, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे एग्जाम्पल वो दिए जो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे पॉजिटिव है वो, कि मतलब हाँ, तो उसका पॉजिटिव है, जिससे कि वेल्थ क्रिएट हो रही है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में आ रहे हैं और स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डर्स के अंदर आ रहे हैं। एक रिटेल इन्वेस्टर, छोटे निवेशक का माइंडसेट होता है कि जब भी कोई मल्टी बैगर स्टॉक चुने तो वो नियर पेनी स्टॉक्स ही चुनते हैं। स्टॉक जो 20 रुपये का, 25 रुपये का, 30 रुपये का है, उसको ये सोच के लेते हैं कि अरे ये तो 10 मतलब 1000 गुना बढ़ जाएगा यहाँ से, एंड आई विल गेट वेल्थ क्रिएशन मेरे लिए होगी। तो क्या ये एक सही प्रोसेस है एक मल्टी बैगर चुनने का? क्या हमको फोकस इन्हीं स्टॉक्स पर रखना चाहिए, या फिर योर मिड साइज कंपनीज, योर लार्ज कैप कंपनीज कैन ऑल्सो बी मल्टी बैगर्स? नो, आई थिंक वो पेनी स्टॉक्स और लो कॉस्ट का जो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर उसको फॉलो करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है, क्योंकि प्राइस कम है उससे वैल्यू पता नहीं चलेगी कंपनी की। आई गिव यू एन एग्जांपल कि 2012 में वी डिड अ स्कटलबट सर्वे इन अराउंड आंध्र प्रदेश एंड वाइजैक। तो हमने ट्रकों की लाइनें देखी लगी हुई, जो कि सारा इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो वहाँ से हमने अशोक लीलैंड को पिक किया। अशोक लीलैंड उस वक्त 10 या 12 रुपये था, और ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5-6 ईयर्स इट गेव अ 10x रिटर्न। सो आई थिंक वो प्राइस पे तो नहीं जाना चाहिए, उसके प्राइस के पीछे की वैल्यू को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। ये समझने कि वो बिज़नेस क्या कर रहा है और कैसे डिलीवर करेगा। अगर वो डिलीवर कर रहा है तो चाहे 10 रुपये का प्राइस हो चाहे 100 रुपये का प्राइस हो, मल्टी बैगर बन सकता है। लेकिन उसके पीछे की जो स्टोरी है और जो कहानी है बिज़नेस की, उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा इसी बात मैं ऐड करूँगा आपको, मैं जो मल्टी आगे पेनी स्टॉक्स वाले आते हैं, लोगों को ये समझाना पहला रिटेल इन्वेस्टर को समझ जरूरी है कि अगर जो कुछ 10 पैसे की है और एक है 100 रुपये का है, दो शेयर हैं, एक 100 रुपये का, एक 10 रुपये का है, तो जो उसकी वैल्यू ड्राइव कर रहे हैं वो अपनी अर्निंग से ड्राइव कर रहे हैं दोनों, राइट। तो हो सकता है वो 10 पैसे का शेयर भी उससे 10 टाइम्स महंगा हो, मतलब इन दी इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड। आप बात समझो कि अगर जो लॉस मेकिंग कंपनी है और 10 पैसे शेयर चल रहा है उसका, और एक 100 रुपये का शेयर है, उसकी अर्निंग्स जो है, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी 25 रुपये है, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो जो 100 रुपये वाला ये है उससे 1000 गुना सस्ता है या 40 गुना सस्ता है उससे। ये
अब कोई नॉन फाइनेंस वाले आदमी को समझाना है, ये इसीलिए हम कहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टमेंट में सभी फील्ड के लोग हैं। अभी किसी आदमी ने कॉमर्स नहीं पढ़ा, किसी को फंडामेंटल नहीं पता, तो क्या करेगा? वो यही जाएगा कि यार 10 पैसे का, ये 100 रुपये का, ये बेकार है, मैं 10 वाला लूँगा, ये जल्दी हो जाएगा दुगना। द पॉइंट इज कि जो अपनी वैल्यू ड्राइव करता है कोई स्टॉक, वो तो अपनी अर्निंग से ड्राइव कर रहा है ना। शेयर क्या है? अर्निंग से मल्टीपल और तो कुछ नहीं है। तो अगर तो ये बात समझाना जो सुनने में इतना ईजी लगता है, मतलब फाइनेंस वर्ड में आपको समझ में आ जाएगा, आप समझते हैं, बट एक नॉन फाइनेंस के आदमी को आप कितनी भी कोशिश कर लें, उसको ये समझ में नहीं आ सकता कि 10 पैसे का स्टॉक 100 रुपये के मुकाबले कैसे महंगा हो सकता है। और महंगा भी नहीं, 100 गुना 1000 गुना महंगा है उससे, बिकॉज उसकी वैल्यू कर, बिकॉज वो लॉस में चल रहा है। तो आप माइनस कर उसका कंपेयर करेंगे तो हो सकता है 100 गुना महंगा उससे, 100 रुपये वाले शेयर से। तो मतलब 100 रुपये वाले शेयर की वैल्यू का 10,000 रुपये भी है, मतलब एक तरफ 10,000 का शेयर है, एक 2 रुपये का शेयर है। अगेन दैट 10,000 कैन बी चीपर, बिकॉज हो सकता है वो अपने अर्निंग के 2 टाइम्स में ट्रेड कर रहा हो, और दूसरा वाला 10 पैसे वाला स्टॉक अपनी अर्निंग के 1000 टाइम्स में ट्रेड कर रहा हो। अब ये फंडामेंटल आप समझा पाए हैं दर्शकों तो आपको नहीं आपने समझाया है तो जरूर पर ये समझ में समझेंगे आए वो। तो बात है। तो हमेशा ये क्वेश्चन आते हैं। अब मुझे ये बताइए कि आपने कौन सा आइडेंटिफाई किया मल्टीबैगर फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स? देखिए, एज अ रेगुलेटेड एंटिटी सेबी के रजिस्ट्रेशन लेने के बाद हम लोग ये ऑन रिकॉर्ड नहीं कही कि आपको ये पर्टिकुलर शेयर है, बट आपको मैंने जो जर्नी बताई है वो पक्की बात है। फॉर एग्जांपल आपको बताऊँ, सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है इंडिया में। आप केमिकल सेक्टर को देखिए, इसमें स्टॉक को छोटा स्टॉक मिलता है जो जर्नी शुरू कर रहा हो, कोई स्पेशलाइज केमिकल बना आप रहा फिर है। बोल रहे हैं छोटा स्टॉक, अब ये छोटा छोटा स्टॉक स्टॉक कितना बताऊँ, छोटा? छोटे का बताता हूँ। छोटे स्टॉक का मेरा मतलब है एक कंपनी जिसकी मार्केट कैप कम है, जो अभी जर्नी शुरू कर रही है अपनी, जो अपने फील्ड के अंदर, जहाँ मान लीजिए 100 रुपये का काम होता है किसी फील्ड में, उस फील्ड में उसका अच्छा मार्केट शेयर ग्रो कर रहा जा रही है। देखिए, स्पेशलाइज केमिकल जो बात कर रहा हूँ, चाइना सारी कंपनीज बंद होकर इंडिया की तरफ शिफ्ट हुई थी, और एक बहुत सी कंपनीज हैं, जैपनीज कंपनीज हैं, जैसे सुमितोमो केमिकल जैपनीज कंपनीज है, उसने अपना पूरा प्रोडक्शन चाइना बंद करके इंडिया में लाके शुरू कर दिया, बिकॉज चाइना से अपनी अलग इशूज़ थे। तो अगर जब जैसे कमिंग बैक टू मल्टी बैगर की बात में, आप केमिकल इंडस्ट्री में कोई ऐसी कंपनी ढूंढें जिसका कोई स्पेशलाइज यूज़ हो केमिकल का, गोइंग फॉरवर्ड यूज़ हो उसका, और उसका ज़्यादा कंपटीशन ना हो, एंट्री बैरियर्स बड़े हाई हो, तो आपको ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं, आपको मिल जाएगी कंपनी। जैसे हमने अभी आपको एग्जांपल दिया, सुमितोमो केमिकल का एग्जांपल दिया, ये पहले खाली इंडिया में था नहीं मैन्युफैक्चरिंग बेस, अब ये इंडिया के अंदर पहले 5% अपना प्रोडक्शन देते थे, आज ये 15% पे आ गए हैं, गोइंग फॉरवर्ड 100 पर भी जाएंगे। तो मार्केट है इनके प्रोडक्शन के लिए। तो आपको कोई हार्ड एंड सिंपल इतना आंसर तो नहीं है, बट हाँ, सेक्टर केमिकल एक सेक्टर ऐसा है जिसके अंदर आपको कोई अच्छा स्टॉक मिल रहा है जो अंडर वैल्यूड है, यानी उसका अर्निंग पर शेयर के मुकाबले जो मल्टीपल है वो कम है, आप उसमें एंटर कीजिए, और ये मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए, जो हमने पहले डिस्कस किया है, सो वेरी हाई चांसेस। मिलन सर, ये मल्टीबैगर चुनने का आइडिया जो हम लगाते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स लगाते हैं, ये एक तरफ हम मान लेते हैं, लेकिन लक का कितना पार्ट होता है? नो, लक का पार्ट तो बाद में आता है जाने के लिए, बट पहले तो आपको अपना जो कर्म है वो तो करना पड़ेगा क्योंकि ना। अक्सर इन्वेस्टर ये No, no, बोलते हैं कि हम इस स्टॉक से वो स्टॉक वो हमने गलत, इस वो स्टॉक से एग्जिट किया है और उसके बाद चलना शुरू हुआ और वो मल्टीबैगर बने। वो तो इसका मतलब देखो, ये पॉसिबल नहीं है कि अगर जो कोई चीज़ मल्टी बैगर बन रही है और आपने छोड़ा उसके बाद ही बन रहा है, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। वो सेक्टर पहले भी रहा होगा, वो या तो मैनेजमेंट चेंज हुआ होगा, या उसने अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया होगा, या उसने कुछ ना करा होगा जिसमें आप निकले। इसका मतलब आपने स्टडी करा नहीं कंपनी को उसको, या आपने पेशेंस था जो आपने कहा। दो ही बातें होती हैं, या तो आपने उस चीज़ को समझा नहीं, या आपने पेशेंस खो दिया अपना। वो आपने कहावत सुनी है, गोल्ड जब लास्ट डिग करना था, जहाँ गोल्ड निकलना था, उससे पहले छोड़ करके चला गया। यूएस के अंदर बड़ी पुरानी में है, तो गोल्ड माइन जहाँ थी उससे 1 फुट नीचे रह गया था और वो पूरा बैंकरप्ट होकर चला गया, और जो उसके बाद जो निकला वो इट वाज जस्ट अ फुट डाउन, तो ही मेड मिलियंस आउट। तो वो तो है आपने जो कहा। तो सर जो दूसरा वाला जो पर्सन आया था उस केस में उसको हम वो लकी नहीं था, वो इंटेलिजेंट था। ओके, मतलब वो उसने दिमाग लगाया कि यहाँ तक काम हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी है कि अब प्रोबेबिलिटी जो पहले प्रोबेबिलिटी 10% 20% थी, वो अब 90% हो चुकी थी प्रोबेबिलिटी कि अब यहाँ गोल्ड आ चुका होगा। बिकॉज गोल्ड तो होना था, वो भी जो आदमी पहले डिग कर रहा था उसको मालूम था कि इस बेल्ट में गोल्ड है, ये गोल्ड माइंस हैं, वो एस्टैब्लिश साइंटिफिक था। वो तो मैं देखिए जहाँ भाई कोलार गोल्ड माइंस हैं, वो गोल्ड था, वो तो सीज में आपको स्टडी मिल जाएगा। वो द पॉइंट इसकी आपका पेशेंस है कि वो उसको ढूंढने पेशेंस है आपको काम करने की। तो ऐसा नहीं है गोल्ड उसको अचानक मिल गया था, वो गोल्ड पहले से था वहाँ पर। अमित सर, आपके अपने पोर्टफोलियोज में अभी तक मतलब आपका क्या अनुभव है कि कितने मल्टीबैगर से पूरी लाइफ कट सकती है? 5 मल्टीबैगर, 10 मल्टीबैगर? नहीं, पैसों की तो खैर कोई लिमिट नहीं होती, बट आई थिंक मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, कोई पर्सनल एग्जांपल है। 2001 माय ग्रैंडफादर एक्सपायर्ड, एंड उनका हमने जब पोर्टफोलियो देखा, क्योंकि उस टाइम में मोस्टली फिजिकल शेयर्स ही होते थे, तो उस पोर्टफोलियो में हम किसी टेक्निकल रीजंस की वजह से 6-7 साल तक वो बेच नहीं पाए शेयर्स, फिजिकल शेयर्स को। वो करीब 32 स्टॉक का पोर्टफोलियो था, और उसमें से 8 स्टॉक्स ऐसे थे जो कि मल्टीबैगर बने
इवेंचुअली नेक्स्ट डिकेड में, और बाकी सारे स्टॉक जंक हो गए या पेनी स्टॉक्स हो गए या ख़त्म हो गए, डीलिस्ट हो गए। तो लेकिन वो जो बने मल्टी बैगर, दे वर मोर देन सफिशिएंट टू गिव अ अमाउंट विच इज़ सफिशिएंट टू लीड अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ। सो अगर आपके कुछ स्टॉक्स ख़राब भी हो जाते हैं और एलोकेशन लेकिन अच्छे स्टॉक्स की एक रेलेवेंट एलोकेशन है, एक सब्सटैंशियल एलोकेशन है, तो भी वेल्थ बन सकती है और तब भी मल्टी बैगर बन सकता है। तो मिलन सर ने कहा केमिकल सेक्टर, आपका कौन सा चुनिंदा सेक्टर है जो आपको लगता है कि यहाँ से मल्टी बैगर स्टॉक्स जनरेट कर पाएगा? आई थिंक ये मैन्युफैक्चरिंग की जो थीम है, दिस कुड बी लाइक अ 5 to 10 ईयर थीम इन इंडिया। सो उसमें केमिकल इज़ वन ऑफ द सब सेक्टर्स। उसके अलावा इसमें ऑटो इंसलरीज का है। तो ये मुझे 2 सेक्टर्स लगते हैं कि पर्टिकुलरली कि अगले ऑलमोस्ट 10 ईयर्स में बिकॉज ऑफ चाइना +1, बिकॉज ऑफ द PLI स्कीम, ये सेक्टर्स अच्छे करेंगे। तो हमारी काफ़ी इन्वेस्टमेंट और इसमें इन 2 सेक्टर्स में है। But you didn't talk about the new gen, next gen companies like जिनकी अभी recent listings हुई है, वो मल्टी बैगर नहीं बन सकते नहीं, क्या? वो बन चुके हैं ऑलरेडी मल्टी बैगर। वो जो आप उनके लिए बन चुके हैं जिसने राइट टाइम पे इन्वेस्ट किया था। मैंने बताया, देखिए जोमेटो में आप देख रहे हैं जब वो ऑलरेडी 10,000 टाइम रिटर्न आ चुकी है इनिशियल इन्वेस्टर को। मैं बात हम लोग जो बात हमेशा भूल जाते हैं कि मल्टी बैगर, जोमेटो हैज़ बीन अ मल्टी बैगर, बट उनके लिए जो एंजल इन्वेस्टर थे जो पहले इन्वेस्ट कर चुके थे उसके अंदर, वो एग्जिट किया था। IPO 10 साल बाद आया उसका। तो IPO के टाइम पहले क्या होता था कि एंजल इन्वेस्टमेंट वाला इन कंपनीज़ का था जो उनका ऑटोमेटिक एग्जिट ही बाद में उसका था, तो वहाँ वैल्यू मिलती थी। बट अभी क्या हो रहा है, जो कंपनीज लिस्ट हो रही हैं उनके अंदर पहले प्राइवेट इक्विटी के राउंड हो जाते हैं, 3-3, 4-4 राउंड। वो 3-3-4 वैल्यूएशन डिस्कवर हो चुकी होती है उनकी। उन्होंने 5 साल में 5 बार राउंड कर चुका जोमेटो, हर जगह पैसा रेज कर चुका था अपने, राइट। और एक अलग अलग वैल्यूएशन के ऊपर, जब नायका का एग्जाम्पल दे दीजिए आप, नायका में आपको भी देखेंगे एक काफ़ी बड़े ग्रुप है, ऑटो ग्रुप है, उसने पैसा लगाया था नायका में, उसका नाम लेके आप लोग, उस ग्रुप में 4 करोड़ रुपए लगाए थे, उसके 4,000 करोड़ की वैल्यू बनी नायका के अंदर। बट जिसने नायका के अंदर बाद में जब IPO पैसा लगाया उसने थोड़ी पैसा बनाया। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो बट ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है कि आप अनलिस्टेड, बिल्कुल अवेलेबल है सर। आप जो मोदी जी का जो स्टार्टअप इंडिया जो कर रहे हैं, जो स्टार्टअप्स में स्पेस में इतने फंड से इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप देखिए मिलेगी आपको अपॉर्चुनिटीज उसके अंदर एज अ रिटेल में। आपको बहुत नेटवर्क बने हुए हैं, मुंबई एंजल नेटवर्क, दिल्ली एंजल नेटवर्क, यहाँ पर जो है लोग इन्वेस्ट करते हैं उसके एंजल के अंदर। सो दैट इज़ वेयर द नेक्स्ट मनी। Thank you, Milan. Thank you, Amit, for your time. Pleasure speaking with you. Pleasure having you in our studios for the show. Thank you, Vivek. आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। Thank you for watching.